हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमें बात करनी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स की। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स एज यूजुअल आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। चैप्टर 4 में जो हमें बात करनी है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बात करनी है इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट से रिलेटेड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इसमें बात करनी इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, फ्लोर स्ट्रोक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट हमें बात करनी है बास्केट मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू एंड एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड देयर स्टोरेज। तो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर हम बात करें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की, तो इसमें आते हैं कि जब आप किसी भी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का फिजिकल ट्रांसफर करते हो स्टोरेज एरिया से, यानी कि जो हॉस्पिटल का स्टोरेज एरिया होगा वहां से आप ट्रांसफर करते हो पेशेंट बेड साइड यानी पेशेंट के पास तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इन पेशेंट का मतलब क्या है? जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड है, उनका जो आप मेडिसिन पहुंचाते हो उनके पास, उसको क्या बोलेंगे? इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सेकंड जो इसमें होता है आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आउट पेशेंट का क्या मतलब होता है? जो हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और उसके बाद मेडिसिन ले लेते हैं फार्मेसी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमें मेन बात याद रखनी है वो है फिजिकल ट्रांसफर। फिजिकल ट्रांसफर का मतलब होता है अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप खुद से जब ट्रांसफर करते हो, ठीक है, कहाँ से जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होते हैं? हॉस्पिटल में स्टोरेज एरिया से, जो लाइक फार्मेसी हो गया, वहां से क्या होता है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि हमें मेडिसिन जो है यानी कि जो ड्रग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन पेशेंट्स के लिए जो पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इन पेशेंट्स का मतलब क्या होते हैं? वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है ड्रग का। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होते हैं। डिस्पेंसिंग द ड्रग, डिस्पेंसिंग द ड्रग का क्या मतलब है? कि वो क्या करेगा? जो भी उन पेशेंट्स की डोज होंगी, इन पेशेंट की डोज होंगी, उनके अकॉर्डिंग वो डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को, ठीक है। आउट पेशेंट्स के पास भी पहुंचाएगा और फिर इन पेशेंट्स के पास भी पहुंचाएगा, यानी कि आउट पेशेंट अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने तब भी फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर आप इन पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ड्रग्स को, तब भी फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि मेनली क्या है कि आउट पेशेंट और इन पेशेंट्स में फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है डिस्पेंसिंग करने के लिए ड्रग्स की। तो मेनली जो फार्मासिस्ट होना चाहिए वो इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स दोनों के लिए वेल स्किल होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर मेडिसिन के बारे में पता हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें कुछ मेथड, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इसमें मेथड होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का क्या मतलब है? यूनिट का मतलब होता है ईच, यानी कि पर यूनिट, ठीक है, और यूनिट यहाँ पे क्या है? पेशेंट। तो यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में, यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड में होता क्या है कि मेनली जो फार्मासिस्ट होता है उसको ईच पेशेंट, यानी कि हर अलग अलग एक एक पेशेंट्स को जो भी उनकी डोज रहती है, जो भी फिजिशियंस वहां के होते हैं वो उनको अलाउ करते हैं कि ये प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, इतनी डोज में लेनी है, तो वो वहां पे पैकेज बनाता है, यानी कि पैकेज को प्रिपेयर करता है फॉर ईच पेशेंट, हर एक सिंगल पेशेंट्स के लिए। इसीलिए इसको क्या बोला गया? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग बोला गया है, ठीक है। वो क्या बनाएगा? उनकी डिस्पेंसिंग डोज जितनी भी होगी उसके लिए पैकेज बनाएगा विद लेबल, यानी कि उसमें पेशेंट्स का नाम, उसकी मेडिकेशन का नाम
और डोज लिखा होगा, जिसकी वजह से कोई भी एरर ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, नेम, मेडिकेशन नेम और डोजेस क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेडिकेशन एरर ना हो और इंश्योर करे, यानी कि फार्मासिस्ट का काम है कि वो इंश्योर करे कि वो जो पेशेंट है उसको वो रिसीव हुई है या फिर नहीं, एट द करेक्ट मेडिकेशन एट द करेक्ट टाइम, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी होता है। सेकेंड इसमें है वार्ड स्ट्रोक। वार्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे डिपार्टमेंट होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, वार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे वॉमिटिंग वार्ड के पेशेंट्स, फर्स्ट वार्ड, सेकंड वार्ड, थर्ड वार्ड, ऐसे करके पेशेंट्स जो है वो एडमिटेड रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जहां पे सपोज करो अगर 7 वार्ड है तो वहां पे एक क्या कर देते हैं, सेंट्रल फार्मेसी बना देते हैं। सेंट्रल फार्मेसी का काम क्या होता है कि वो प्रॉपर वार्ड के अकॉर्डिंग जो भी वहां पे है, ठीक है, नर्सेज है या जो भी है सेंट्रल फार्मेसी में, तो नर्स का काम क्या होता है कि वो हर पर्टिकुलर वार्ड में वो मेडिसिन को पहुंचाए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल फार्मेसी ओपन कर दी जाती है, तो नर्स वहां से उनके लिए जो भी उनको मेडिसिन चाहिए होती है, जो भी मेडिसिन नीड होती है पेशेंट्स को, वो सेंट्रल फार्मेसी से लेके आ सकती है, यानी कि उनके पास एक्सेस रहता है इस बात का कि वो सेंट्रल फार्मेसी से जो भी पेशेंट्स की नीड है मेडिसिन की वो लेके आ सकती है। तो इसमें नर्स और हेल्थ प्रोफेशनल काम करते हैं। थर्ड इसमें जो होता है ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, कंप्यूटराइज्ड कैबिनेट होते हैं, ठीक है, जिसमें मेडिसिन स्टोर रहती हैं और डिस्पेंस रहती हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मेनली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितना भी डोज, मेडिसिन नेम, ठीक है, जितनी भी डिस्पेंसिंग डोज उनको चाहिए होती है वो उसमें कंप्यूटर में एंटर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनके पास, पेशेंट्स के पास चली जाती है। तो इसको बोला गया ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट। बल्कि इनका जो यूज है अभी तक बहुत कम, यानी कि बहुत रेयर कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत कम कंडीशन में हम ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आउट पेशेंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है तो किस टाइप से हमें उनका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसमें हमें बात करनी है आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, मेनली इसमें ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं होते हैं और कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी वो नहीं यूज करते हैं हॉस्पिटल की। ठीक है, तो इसमें मेनली होता है कि जो पेशेंट्स होता है वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करवाने के लिए या तो क्लिनिक पे जाएगा या फिर डॉक्टर के ऑफिस में जाएगा। ठीक है, और जाने के बाद जो भी डॉक्टर यानी कि फिजिशियंस उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन वो लेके कहाँ पे आ जाएगा, फार्मेसी में आ जाएगा। फार्मेसी से वो मेडिसिन लेके अपने घर जा सकता है। तो ये क्या है, आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, घर पे बैठ के भी आप मेल के थ्रू या फिर टेलीफोनिक ऑनलाइन के थ्रू भी आप अपनी मेडिसिन मंगा सकते हो। तो मेनली क्या है कि इसमें आपको कोई भी हॉस्पिटल में एडमिटेड होने की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए क्या बोला गया, आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। अब मेनली होता क्या है कि आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होते हैं, कुछ मेथड इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी का मतलब आपने देखा होगा, इसमें मेनली होता क्या है कि जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेने के लिए वो रिटेल फार्मेसी पे जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि घर आ सकते हैं। इसमें आप मेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इसमें आता है स्पेशलिटी फार्मेसीज। स्पेशलिटी फार्मेसीज का मतलब क्या होता है, जो फार्मेसी स्पेशलाइज्ड होती है। स्पेशलाइज्ड का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा आई केयर, यानी कि आंखों का जहाँ पे इलाज होता है उसको आई हॉस्पिटल बोलते हैं, डेंटल हॉस्पिटल्स बोलते हैं। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो वो फार्मेसी जो स्पेशलाइज्ड हो और स्पेशलाइज्ड के थ्रू मेडिसिन को प्रोवाइड करे पेशेंट्स को विद कॉम्प्लेक्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो ब्रांचेज, यानी कि दो स्पेशलिस्ट जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कैंसर और HIV। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट फार्मेसी का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आई स्पेशलिस्ट अलग हो गए, ठीक है, डेंटल अलग हो गए, उसके बाद जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, वो स्पेशलिस्ट अलग हैं। तो ये कहाँ पे फार्मेसी भी कैसे होगी, फार्मेसी भी स्पेशलिस्ट के थ्रू ही होगी, क्योंकि आई हॉस्पिटल यानी कि जहाँ पे आंखों का इलाज होते हैं वहां पे आई से रिलेटेड ही आपको मेडिसिन मिलेंगी। थर्ड इसमें आता है मेल ऑर्डर फार्मेसीज। मेल ऑर्डर फार्मेसीज का क्या मतलब है कि जो इसमें पेशेंट्स क्या करता है, मेल करता है या फिर टेलीफोनिक या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपने घर पे ही डिलीवरी करवा सकते हैं, दैट इज मेल ऑर्डर फार्मेसीज। तो ये किस में आते हैं, आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिटेड होने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, यानी कि हमें बात करनी है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इन पेशेंट्स होते हैं यानी कि जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं तो उसके लिए एक मेथड होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, जिसमें हम हर पर्टिकुलर पेशेंट्स के पास जाके उसको मेडिसिन देते हैं जो भी उसको नीड होती है या जो भी उसको फिजिशियंस ने बोला है। ठीक है, तो हमें उसकी इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड भी वही है जिसमें हम हर पेशेंट्स को जाके क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। उसके हमें एडवांटेजेस बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही होता है एडवांटेजेस कि अगर आप इंडिविजुअली किसी को टैगल कर रहे हो, किसी को हैंडल कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इसमें जो एरर के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट तो इसमें यही हो जाएगा रिड्यूस मेडिकेशन एरर, यानी कि कोई भी मेडिकेशन एरर उसमें नहीं आएगा अगर आप उसको पर्सनली टैगल कर रहे हो तो, यानी कि अगर आप हर पर्सन को अपने आप देख रहे हो, अपने आप टैगल कर रहे हो, उसकी डोज का ध्यान अपने आप खुद रख रहे हो, तो उसमें कोई भी मेडिकेशन एरर नहीं आएगा। बट अगर आप किसी और सामने वाले को बोल रहे हो कि उस पर्टिकुलर पर्सन को इतनी डोज में ये वाली मेडिसिन देनी है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड में मेनली जो हमारे मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों रिड्यूस हो जाते हैं? क्योंकि उस मेडिकेशन का जो पैकेज आपने बनाया है, जो पैकेज है उसमें एक तो लेबल रहता है, यानी कि पेशेंट्स का नाम रहता है, पेशेंट्स की मेडिसिन का नाम रहता है, कितनी डोज में देना है वो रहता है, और आप उसको पर्सनली यानी कि इंडिविजुअली पेशेंट्स को देते हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मेडिकेशन एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये एडवांटेजेस है। उसके बाद फिर आप क्या कर लेते हो, इंश्योर भी हो जाते हो। ठीक है, इंश्योर हो जाते हो कि भाई हाँ, आपके पेशेंट्स ने जो मेडिसिन उसको लेनी थी उसको रिसीव हो गई है, करेक्ट मेडिकेशन रिसीव हुई है और करेक्ट टाइम पे उसको दी गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेडिकेशन एरर कम होते हैं और जो पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट आउटकम होता है वो इम्प्रूव होता है। तो सबसे एडवांटेज तो यही है। सेकेंड होता है कन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स के लिए वो सुटेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जो पेशेंट एडमिटेड है तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट्स की इतनी हालत हो कि वो खुद से क्या करे, टैबलेट ले, या आपने बता दिया कि आपको इतनी टैबलेट उस टाइम लेना है, तो हो सकता है पेशेंट भूल जाए, जिसकी वजह से क्या है, उसमें मेडिकेशन एरर आ सकते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो क्या हो जाता है कि अगर आप उसको इंडिविजुअली प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड यूज करते हो और इंडिविजुअली जाके देते हो, तो कितनी भी चाहे मल्टीपल पिल्स होती है वो क्या है, आप अगर अपने अकॉर्डिंग उसको दे रहे हो और टाइम पे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स को थोड़ा सा सुटेबिलिटी, थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है। ठीक है, तो मेनली इस ये भी क्या है, एक एडवांटेजेस है। थर्ड इसमें आता है हेल्प विद मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक मेडिकेशन का जो एडहेरेंस का मतलब होता है अनुपालन करना, यानी कि जो मेडिसिन का टाइम टेबल है, जो मेडिसिन का शेड्यूल है, उसमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि पेशेंट्स जरूरी नहीं है कि आपने अगर बोला है तो पेशेंट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो आपका काम है उसको टाइम पे, पेशेंट्स को टाइम पे मेडिसिन देना। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल एडरेंस है, यानी कि जो मेडिसिन का शेड्यूल है वो बना रहता है, इंप्रूव रहता है। ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो आप उसको टाइम पे देते हो। ठीक है, लेबल स्पेसिफाई कर लेते हो कि भाई ये इस पर्टिकुलर पेशेंट्स की मेडिसिन है, इसको इस टाइम देना है और इतनी डोज में देना है, जिसकी वजह से जो हेल्थ आउटकम है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और हॉस्पिटलाइजेशन और रेडमिशन का मतलब होता है दोबारा से जो क्या होते हैं, एडमिटेड हो जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन और रेडमिशन का मतलब दोबारा से बता देती हूँ कि सपोज करो कोई पेशेंट्स है, ठीक है, आपने उसको मेडिसिन सही से नहीं दी, तो हो सकता है वो दोबारा से भी, यानी कि एक बार ठीक होके वो दोबारा से हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़े, तो ये क्या है, ये पेशेंट्स के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर मेडिसिन दे रहे हो तो दोबारा से वो हॉस्पिटलाइज होगा ही नहीं। ठीक है, फोर्थ इसमें आता है रिड्यूस वेस्ट, यानी कि अगर प्रॉपर टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, जो भी फिजिशियंस ने बोला है, तो इसमें जो वेस्ट अगर कोई मेडिसिन होती है तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, लेस मेडिकेशन वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डोज दे रहे हो जितना उसको नीड है, और हर पर्टिकुलर पेशेंट्स को दे रहे हो, यानी कि ईच पेशेंट्स को आप उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो। तो इसमें क्या है कि जो अगर कोई वेस्ट पर्टिकुलर मेडिसिन वेस्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उसको पर्टिकुलर अमाउंट में ही दे रहे हो, जितना डिस्पेंसिंग अमाउंट थी या जितना फिजिशियंस ने डोज बोला था उतनी ही डोज में आप उसको दे रहे हो। तो कोई चांसेस नहीं है कि कोई मेडिसिन वेस्ट हो जाए या कोई मेडिसिन क्या हो जाती है, खराब हो जाए या फिर खो जाए, ऐसा कोई चांसेस नहीं होता है। जबकि अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट एडमिटेड होने के बाद खुद से दवाई ले। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एडवांटेजेस है।
उसके बाद इसमें क्या है, कॉस्ट की जो मेडिकेशंस होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि मिनिमम मेडिसिन इसमें यूज होती हैं, आपके सुपरविजन में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। देखिए, अगर किसी चीज की एडवांटेजेस भी होती है तो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेजेस भी होता ही होता है। जैसे मेडिसिन का अगर देखा जाए तो मेडिसिन क्या होते हैं, मेडिसिन हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होती है, उस वो क्या करती है, जो भी डिजीज होती है उसको ठीक भी करती है, बट कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो जैसे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड के एडवांटेजेस है, वैसे ही डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज तो क्या आ जाता है, कॉस्ट। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, हर पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हर पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन को, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, हाईली कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी लेबलिंग करने में, उसका मोस्टली क्या होता है, लेबलिंग करने में, नेम लिखने में, और मेडिसिन की डोज लिखने में, मेडिसिन का नाम लिखने में, तो कहीं ना कहीं ये कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, देखिए टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं ये कॉस्टली भी हो जाता है। ठीक है, सेकंड इसमें आता है टाइम कंज्यूमिंग। जैसे अभी बताया कि अगर आप हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को आप लेबलिंग करके प्रॉपर डोज और प्रॉपर मेडिकेशन नेम अगर आप उसको दे रहे हो और डिस्पेंसिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और हेल्थ प्रोफेशनल के लिए भी एक चैलेंज भी हो जाता है। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है कि अगर आप ये वाला प्रोसेस करते हो, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हो सकते हैं जो आपसे छूट सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स की केयर, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा टाइम तो क्या लेबलिंग बनाने में, पेशेंट्स का नाम लिखने में, पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिकेशन देने में, डोज लिखने में, मेडिकेशन का नाम लिखने में, उसी में चला जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टास्क आपसे छूट सकते हैं, जैसे कि पेशेंट केयर और मेडिकेशन मैनेजमेंट। थर्ड इसमें आते हैं लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड जो होता है वो सभी मेडिसिन के लिए सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको क्या होता है, रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको पहले से ही पैकेट बना के उस पर नाम लिख के पेशेंट्स का, या फिर उस पर डोज लिख के, वो पहले से पैकेज हम नहीं बना सकते, उसको हम पैकेट नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, आप उसको रेफ्रिजरेटर से नहीं निकाल सकते हो, आप उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रेफ्रिजरेशन ही है, इतने टेम्परेचर पे रहती है, तो वो मेडिसिन के लिए हमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका क्या है, एक फ्रिक्वेंट डोज एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, उसमें प्रॉपर जो होता है मेनली टाइम का होता है कि भाई, और टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर पे रखनी है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो हमें मेनली हम पैकेट में स्टोर करके नहीं रख सकते, तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फोर्थ इसमें आता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट। स्टोरेज रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या है कि अगर हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, एडिशनल स्पेस चाहिए, एडिशनल स्टोरेज चाहिए। ठीक है, पैकेज को क्या करने, जो हमारे पैकेज मेडिकेशन है उनको रखने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस चाहिए। ये क्या हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, क्योंकि उनके पास जो स्पेस होता है वो सिर्फ प्रीमियम होता है, यानी कि जिसमें जो पेशेंट्स है वो कंफर्ट फील कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड करते हो तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस भी चाहिए। फिफ्थ इसमें आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ये कैसे रिड्यूस कर रहा है, देखिए जो लेबलिंग होती है मटेरियल्स की वो पैकेट में होती है, आप पैकेट यूज कर रहे हो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आप पैकेट उसको खोलते हो और पेशेंट्स को आप दे देते हो मेडिसिन, उसके बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं, आपका डस्टबिन में चले जाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट जनरेट भी कर रहे हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर हमारे लिए क्या है, कूड़ा करकट है, तो वो क्या है, वो भी जनरेट हो रहा है। उसके बाद आप उसको डेफिनेटली से बाहर ही फेंकोगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, इन्वायरमेंट भी उससे इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लोर स्ट्रोक मेथड। तो जो फ्लोर स्ट्रोक मेथड है नेम से डिफाइन हो रहा है, यानी कि हर पर्टिकुलर फ्लोर पे ये होगा। स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेडिसिन का स्ट्रोक होगा। तो यानी कि हर फ्लोर पे एक प्रॉपर स्पेस होगा जहाँ पे मेडिसिन रखे जाएंगे, जो भी पेशेंट्स वहाँ पे एडमिटेड है उनके अकॉर्डिंग। ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। मेनली होता है क्या है कि हमारे पास दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ईजी होता है। मेनली उनके लिए क्या होता है कि डॉक्टर से वो मिलते हैं, डॉक्टर उनकी बीमारी को सुनता है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन करके वो फार्मेसी पे चले जाते हैं, दवाई ली और अपना घर चले गए। लेकिन जो हमारे इन पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जो ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल मेथड। सेकेंड हमारे पास आता है फ्लोर स्ट्रोक मेथड। तो फ्लोर स्ट्रोक मेथड में होता है क्या कि जनरली ये फ्लोर वाइज एक्ट करता है। जैसे कि फ्लोर में क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, या वार्ड के पास क्या होगा, एक खाली स्पेस होगा, एक छोटा रूम होगा जिसमें उस वार्ड से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स वहां पे एडमिटेड उनसे रिलेटेड क्या होगा, मेडिसिन रखी जाएगी। और उसको टैगल कौन करेगा, उसको करेगा नर्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नर्स स्टेशन भी बोला जाता है। यानी कि आप फ्लोर स्ट्रोक मेथड में यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर क्या होगा, एक स्पेस होगा, हर फ्लोर पे स्पेस होगा। कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वार्ड में भी एक स्पेस होता है जहाँ पे नर्स बैठे रहते हैं और जो भी नेसेसरी दवाई उनके पास है वो अपने पेशेंट्स को वहां देते रहते हैं। पेशेंट्स के अकॉर्डिंग ही वहां पे क्या है, मेडिसिन रखी जाती है। तो उससे मेनली होता है क्या है, एक तो भागदौड़ कम हो जाती है, दूसरी बात जो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जो पर्टिकुलर पेशेंट्स को दवाई चाहिए आपने तुरंत दी। ठीक है, कोई अदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें कि पहले आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन दोगे, उसको बोलोगे जाओ भाई फार्मेसी से मेडिसिन लेके आओ। तो इसमें क्या होता है कि हमें इजी हो जाता है और हमारा जो पेशेंट्स होते हैं उसको टाइम पे मेडिसिन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नर्स उसको टैगल करती है। ठीक है, तो फ्लोर स्ट्रोक मेथड में आप ये लिख सकते हो कि ये जो क्या होता है, एक जनरल छोटी फार्मेसी होती है जिसको टैगल कौन करते हैं, नर्स करते हैं। वहां पे वो मेडिसिन रखी जाती हैं जो वहां के वार्ड में जो पेशेंट्स एडमिटेड है उनको चाहिए। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये किसके लिए होता है, इन पेशेंट्स के लिए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ड्रग आर स्टोर एट द नर्सिंग स्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय ए नर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे ड्रग स्टोर होते हैं और उसको टैगल करते हैं नर्स, इसीलिए इसको नर्स स्टेशन भी बोला जाता है। नर्स क्या करती है, जो भी फिजिशियंस ने चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को जो भी मेडिसिन चाहिए उसको टाइमली एडमिनिस्ट्रेट कराती है। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर नोन एज फ्लोर स्ट्रोक ड्रग। यानी कि नर्सिंग स्टेशन को ही क्या बोला जाता है, फ्लोर स्ट्रोक ड्रग बोला जाता है। फ्लोर स्ट्रोक इसका जो नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हर फ्लोर पे अवेलेबल होता है, इवन हर वार्ड में अवेलेबल होता है। तो ये वार्ड के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, मेनली उसमें क्या रहता है, उसमें उसी ड्रग का स्ट्रोक रहता है जो वहां पे पेशेंट एडमिटेड है या फिर जो वहां पर उस फ्लोर पे जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां पे मेडिसिन रहेगी। तो जो हमारा मेन फार्मेसी होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो कट आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट या पेशेंट्स के साथ जो उनके फैमिली मेंबर आए हैं उनको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद दे आर रीडली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहां पे वही मेडिसिन रहती हैं जो पेशेंट्स को चाहिए, अदर मेडिसिन नहीं रहेंगी। दूसरी बात इसका ये आप एडवांटेजेस भी मान सकते हो कि मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग का रिटर्न मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअल वही मेडिसिन वहां पे रखते हैं जो हमारे पेशेंट्स वहां पे हैं। ठीक है, उसके बाद जो फार्मेसी में का जो पर्सन नंबर होता है, यानी कि जो फार्मेसी में लोग काम करते हैं उनका जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ मेडिसिन देनी है जो नर्स को देनी है और वो नर्स अपना स्टोर करके वहां पे रखती है। तो जो पेशेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था या पेशेंट फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था वो फार्मेसी से कट आउट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। मेनली दो एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारा जनरल फार्मेसी, जो हमारा सिर्फ पूरे हॉस्पिटल की एक फार्मेसी है। एक हमने हॉस्पिटल से जिसमें हर वार्ड में क्या है, नर्सिंग स्टेशन है और जो भी वार्ड में पेशेंट एडमिटेड है उनके अकॉर्डिंग नर्सिंग स्टेशन में मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसमें हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ एक फार्मेसी है, कॉमन फार्मेसी है सबकी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट के साथ, चाहे वो इन पेशेंट है चाहे वो आउट पेशेंट है, अगर कोई इन पेशेंट है तो वो खुद से तो मेडिसिन लेने आएगा नहीं, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर होंगे वो वहां से मेडिसिन लेने आएंगे।
ठीक है। तो यहाँ से इन पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है वो भी मेडिसिन लेने आएंगे और जो आउट पेशेंट्स वाले हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से वो सबको टैगल कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन पेशेंट्स के लिए आपको फार्मेसी में जाने की जरूरत नहीं है, नर्स खुद अपने स्टेशन में जो स्टोर मेडिसिन है उनसे इन पेशेंट्स को मेडिसिन देती है। तो जो उसकी कॉमन फार्मेसी होगी हॉस्पिटल्स की, वहां पे सिर्फ कौन आएगा, आउट पेशेंट आएगा। उसके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं चाहिए, यानी कि इस फार्मेसी में हमें फार्मासिस्ट की ज्यादा नीड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि इसमें जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिट वाइज होगा, यानी कि पर पेशेंट वाइज इसमें होगा। ठीक है। तो ये भी क्या है, इन पेशेंट वाला मेथड है, यानी कि इन पेशेंट में अगर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो यूनिट डोज वाइज भी कर सकते हैं। यूनिट डोज वाइज का मतलब होता है कि इसमें जो आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो यूनिट यानी कि पर पर्सन और उसके डोज के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि अगर किसी को एक कैप्सूल चाहिए तो आप उसको एक कैप्सूल या एक टैबलेट ही देंगे। ठीक है। तो ये जो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है वो मेनली डिस्पेंसिंग मेडिकेशन मेथड है, बट इंडिविजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि पर पेशेंट, ठीक है, और पर डोज जितनी उसकी डोज होगी हम उसको जो ड्रग है वो उतना ही देंगे। उसके बाद सिंगल यूज कंटेनर जैसे कि ब्लास्टर पैक हो गए या फिर पाउच हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हम पर पेशेंट और पर डोज के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर उसको 500 mg की एक टैबलेट चाहिए तो हम उसको उतना ही देंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। सेकंड इसमें आते हैं जो मेनली इसका पर्पस था, यानी कि यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का इसका जो एम था वो ये था कि आपके पेशेंट्स के आप इंश्योर हो जाए कि आपके पेशेंट्स के पास प्रॉपर टाइम से प्रॉपर डोज, जितनी डोज बोली गई है, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसके पास वो जाए, एडमिनिस्ट्रेड हो, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो सेफ रहे, एक्यूरेट रहे, डिलीवरी मेथड जो है वो आपका एक्यूरेट रहे, जिसकी वजह से जो मेडिकेशन एरर के जो रिस्क है वो कम हो। सबसे बड़ी बात है। थर्ड इसमें क्या है कि जो यूनिट डोज सिस्टम होता है मेनली वो फार्मासिस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जो भी उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है डॉक्टर के द्वारा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रोल निभाता है इसमें फार्मासिस्ट का रोल होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे फार्मासिस्ट के पास फिजिशियंस का प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बना के जो भी है, यानी कि सिंगल यूज कंटेनर में डाल के उसको क्या कहाँ पे भेज देता है, वार्ड में भेज देता है, और वहां पे जो नर्स होती है वहां पे वो प्रॉपर उनका ध्यान रखती है, उनको जो मेडिसिन जितनी डोज में देनी है उतना डोज में देता है। लेकिन जो फार्मासिस्ट का काम यहाँ पे होता है, फार्मासिस्ट का काम ये भी होता है कि वो प्रॉपर जो ड्रग वो भेज रहा है तो वो प्रॉपर लेबल और पेशेंट्स के नाम के साथ हो, जिसकी वजह से नर्स को आइडेंटिफाई करने में क्या हो, इजी हो और कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो। ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड रहते हैं, पेशेंट नाम, मेडिकेशन नेम, डोज स्ट्रेंथ और एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस जो भी है। ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट का इसमें काम होता है। उसके बाद दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल, यानी कि इसको हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में यूज किया जाता है, आउट पेशेंट्स के साथ भी इसको यूज किया जाता है। अब हमें बात करनी है एडवांटेज, यानी कि यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो हमने पहले इंडिविजुअल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ये भी कहीं ना कहीं उसके सिमिलर होगा। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली जो एडवांटेज होती है वो है सबसे पहला एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपको जो मेडिसिन भेजनी है उस पर प्रॉपर नाम होता है, प्रॉपर लेबलिंग होती है, कितनी डोज में देना है, कौन से रूट से देना है, वो सब उसमें लिखा रहता है, लेबल होते हैं, तो कोई भी मेडिकेशन एरर के चांसेस नहीं होते और एक्यूरेसी बनी रहती है। सेकेंड इसमें आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे मेडिकल जो जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो नर्स हैं, उनको क्या है, कन्विंस रहता है कि वो प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सके, प्लस जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है कि उनको भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसमें भी क्या है, ये पर्टिकुलर एडवांटेज रहती है। तो इसमें पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, जो वहाँ पे नर्स हैं, जो वहाँ पे फिजिशियंस हैं, उनको ये टैगल करना होता है, उनके लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने में, क्योंकि उनका प्रॉपर लेबलिंग वहां पे रहता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
कॉस्ट इफेक्टिव है का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें एक तो क्या होता है कि मेनली जो ड्रग्स हमें चाहिए वही हमें हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टैबलेट खरीदना पड़ेगा, टैबलेट का जो स्ट्रिप्स होता है वो खरीदना पड़ेगा। तो एक पूरे टैबलेट के स्ट्रिप्स का जो रेट होता है वो अलग होगा और जो एक टैबलेट का जो रेट होता है वो अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इसमें क्या है मेनली जो कॉस्ट होता है, जो मिनिमाइज जो वेस्ट होता है, वेस्ट का मतलब यह है कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रिप खरीदने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी मिनिमाइज होता है और मेडिकेशन एरर भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हैं। कॉस्ट में भी इफेक्ट दिखता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक स्ट्रिप को खरीदने का अलग चार्ज होता है और एक गोली को खरीदने का अलग चार्ज होता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को भी सेव करती है। उसके बाद इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, डेफिनेटली सी बात है। एक तो जब इसमें कोई मेडिकेशन एरर नहीं होगा तो पेशेंट्स की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव रहेगी। आप प्रॉपर डोज से दे रहे हैं, प्रॉपर रूट से दे रहे हैं, प्रॉपर आप कैलकुलेट करके दे रहे हैं, पूरी आप क्या है इंश्योर कर रहे हैं, हर चीजों को आप ध्यान रख रहे हैं पेशेंट्स का। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स की सेफ्टी है वो भी ज्यादा इंप्रूव रहती है। तो मेनली ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, अगर किसी स्टेप्स की एडवांटेज होती है तो डेफिनेटली सी बात है उस चीज की डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिसएडवांटेज की बात करने वाले। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज यहाँ पे है, सबसे फर्स्ट तो यही आता है कि इंक्रीज पैकेजिंग वेस्ट। यानी कि डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि हम हर पर्टिकुलर टैबलेट को किस यूनिट में दे रहे हैं, यूनिट डोज में दे रहे हैं, यानी कि एक एक करके दे रहे हैं। तो उसकी पैकेजिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगी सबसे पहली बात, तो ये भी डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, पैकिंग करने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। जैसे सपोज कीजिए अगर एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है तो एक स्ट्रिप्स में 10 टैबलेट हो अगर हम पैक करते हैं तो वो एक लिफाफे में हो जाती है। लेकिन हम अलग अलग अगर उस पर करते हैं तो हम उसके लिए हमको क्या चाहिए, 10 पैकेजिंग मटेरियल हमें चाहिए। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं पैकेजिंग को इंक्रीज करता है, पैकेजिंग वेस्ट को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है बाद में फिर वो कहाँ पे जाने, डस्टबिन में ही जाने, जो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, सेकंड इसमें आता है इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है, देखिए इक्विपमेंट का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि जैसे सपोज कीजिए पैकेजिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए भी प्रॉपर सुटेबल इक्विपमेंट चाहिएगा। उसके बाद कौन सी मेडिसिन किसको पैकिंग करनी है इसके लिए भी हमें वेल ट्रेन पर्सन चाहिएगा। ठीक है, जो उसको ऑलरेडी पता हो, सारी नॉलेज हो। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक रिक्वायरमेंट हो जाती है पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। और उसके लिए क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली सी बात है कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को भी वेरी करता है, ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमें स्टाफ भी रखना पड़ेगा जो ट्रेंड है और इक्विपमेंट भी रखने पड़ेंगे जो कि पैकेजिंग और डिस्पेंसिंग कर सके। थर्ड इसमें आते हैं लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेनली सारी मेडिसिन ऐसी नहीं होती हैं जो यूनिट डोज में सुटेबल हो। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि उन मेडिसिन को हम कहीं पे भी जाके स्टोर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हमें कूल टेम्परेचर पे रखना है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो वो यूनिट डोज के लिए नहीं बनी हुई है। तो ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम हर मेडिसिन को यूनिट डोज में कैलकुलेट कर सकते हैं, हर मेडिसिन उसके लिए नहीं बनी हुई है। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं पोटेंशियल फॉर मेडिकेशन एरर। पोटेंशियल फॉर मेडिकेशन एरर का क्या मतलब है, देखिए होता क्या है मेनली, ये क्या है कि हर पर्टिकुलर पेशेंट्स को हमें हर यूनिट डोज देनी पड़ती है, यानी कि डोज के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो पर्टिकुलर काम है वो मेडिकेशन एरर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है मेनली, अगर प्रिपरेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्या बढ़ा देता है, मेडिकेशन एरर को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल का क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करके करना है। जबकि इस टाइप की कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें हर पेशेंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल और क्वालिटी कंट्रोल मेजर नहीं होगा तो डेफिनेटली सी बात है मेडिकेशन एरर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पोटेंशियल है, यानी कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और काफी ज्यादा पर्सन इसको करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी होता है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्रग बास्केट मेथड। ड्रग बास्केट मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज किया जाता है। मेनली होता क्या है कि जो ड्रग बास्केट मेथड होता है ये एक टाइप होता है क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं मेडिसिन से रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप होता है पेशेंट्स का जिनको क्या किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ड्रग्स को दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग बास्केट। यानी कि आप मान के चले कि एक बास्केट है जिसमें बहुत सारी ड्रग्स रखी है, तो हम उसको किस लिए यूज करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनका थेरेपेटिक और साइड इफेक्ट चेक करने के लिए, तो उसको बोला गया है ड्रग बास्केट। ठीक है। सेकंड इसमें आता है, इस पर्टिकुलर जो मेथड है इसका जो पर्टिकुलर गोल है, एम है, वो है इवुलेट एंड सेफ्टी। ठीक है, यानी कि चेक करना और सेफ्टी, सेफ्टी और दूसरा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी कि जो हम कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देते हैं वो कितना सेफ है, कितना पेशेंट्स के लिए इफेक्ट है, कैसे वो डिजीज को ट्रीट करती है, ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग बास्केट मेथड का यूज करते हैं एज ए क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें हम देखते हैं कि ड्रग इंट्रेक्शन क्या है ड्रग के और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो यानी कि एक टोकरी की, अगर एक टोकरी में मैं बहुत सारी मेडिसिन को फिल कर दूं, कॉम्बिनेशंस में हम उसको पेशेंट को दे रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो कहीं ना कहीं वो किसमें आते हैं, ड्रग बास्केट मेथड में आता है। उसके बाद इसमें मेनली होता क्या है, इस मेथड में पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है उनका स्पेसिफिक डिजीज के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसको जो डिजीज होगी उनके स्पेसिफिक उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन में ड्रग दी जाती है, यानी कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में ड्रग दी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा उनके थेरेपेटिक बेनिफिट्स, यानी कि क्या थेरेपेटिक्स बेनिफिट्स हुए हैं, क्या साइड इफेक्ट आए हैं, और अगर साइड इफेक्ट आए हैं तो वो क्या है। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है कि ड्रग जो होती है वो बास्केट में रखी रहती है, बास्केट से हमें चूज करनी है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, बेस्ड ऑन द नॉन और हाइपोथाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कि एक पर्टिकुलर बास्केट में बहुत सारी मेडिसिन रखी है, मेडिसिन रखी होने में हम उसमें चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज, जौन सी डिजीज उसको है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग और अपनी नॉलेज के बेस्ड पे। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद, यानी कि जब आप एक बार उसको सेलेक्ट कर देते हो तो उसके बाद फिर उसके एक्शन को, उसके साइड इफेक्ट को, उसके थेरेपेटिक एक्शन को देखते हो। ठीक है, सिलेक्शन जो हो सकता है वो आपका इफेक्टिवनेस और ट्रीटमेंट के सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि जिसको जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन देते हो। ठीक है, मेनली जो ड्रग बास्केट मेथड है इसका जो यूज हुआ था वो अर्ली स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल का फर्स्ट सेकंड स्टेज को फॉलो करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर जो ड्रग है बास्केट में उनकी इफिकेसी के बारे में, उनके पर्टिकुलर थेरेपेटिक, उनके साइड इफेक्ट, सारी सबकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो ड्रग के कॉम्बिनेशन में करते हैं, यानी कि सिंगल किसी भी मेडिसिन का हम इसमें ट्रायल नहीं करते, हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में करेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ड्रग बास्केट मेथड बोला गया है। उसके बाद फिर जो भी पर्टिकुलर ट्रायल का जो भी रिजल्ट आता है तो वो मेनली हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करता है। ठीक है, फ्यूचर के क्लिनिकल ट्रायल की इंफॉर्मेशन देता है, थेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज जितनी भी होती है उनको डेवलप करता है और हमें गाइड करता है हर पर्टिकुलर मेडिसिन, यानी कि जो ड्रग हमने यूज की थी क्लिनिकल ट्रायल, उनके थेरेपेटिक्स इफेक्ट्स, उनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एज ए क्लिनिकल ट्रायल काम करता है। नेक्स्ट हमारा आते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एडवांटेज। एडवांटेज की बात करने वाले हैं तो सबसे पहला जो एडवांटेज आता है वो है हमारा इफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, जैसे कि हमने इसमें बात की कि ड्रग बास्केट मेथड में हम कॉम्बिनेशन ड्रग को क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या है, कोई भी सिंगल मेडिसिन की और कोई भी मल्टीपल ड्रग्स की क्या पता चलता है हमें, अगर हम कॉम्बिनेशन में उसको ट्रायल कर रहे हैं तो इफिशिएंसी पता चलता है कि ये कैसे एक सिंगल ड्रग से कैसे ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि कैसे ये मोर इफिशियंट है। ठीक है, इसका जो स्पीड अप, यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है, स्पीड होता है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ज्यादा होता है और कॉस्ट भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले इनहेंस्ड इफिकेसी। क्या है, इफिकेसी को ये क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपीज मेनली मोर इफेक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू सिंगल ड्रग,
यानी कि अगर आप किसी डिजीज को सिंगल ड्रग से ठीक करते हो तो वो काफी ज्यादा टाइम लेती है, बट ये क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू सिंगल ड्रग। या फिर आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर ड्रग से ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं। इस पर्टिकुलर टेस्टिंग में मल्टीपल ड्रग का कॉम्बिनेशन यानी कि मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन की टेस्टिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बेनिफिट है, यानी कि एक साथ आपको 3-4 मेडिसिन या मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में आपको इफेक्ट पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आप आगे उसको प्रोसीड कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये क्या बताता है, ये बताता है कि कैसे ये ट्रीटमेंट के लिए मोर इफेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें आते हैं टारगेटिंग मल्टीपल पाथवे। टारगेटिंग मल्टीपल पाथवे का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि ड्रग बास्केट मेथड में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ड्रग का, तो वो बताता है हमें उन सारी की सारी मेडिसिन का पाथवे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि आपको एक टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन का पाथवे भी पता चल जाता है कि किस टाइप से वो स्टेप बाय स्टेप ठीक करते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से आगे आप उनको फर्दर क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिजीज में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, ड्रग बास्केट मेथड में मेनली होता है क्या है, ये यूज किया जाता है आइडेंटिफाई विच ड्रग और ड्रग कॉम्बिनेशन वर्क बेस्ट फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन, यानी कि मेनली देखा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन यानी कि मेडिसिन के कॉम्बिनेशन कैसे ये वर्क करती है और कैसे ये अलग अलग यानी कि स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए यूज है, बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 5-6 ड्रग का आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक साथ हम यानी कि एक वन टाइम में हम बहुत सारी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पर्टिकुलर हमें पता चल जाता है कि हम इसको इंडिविजुअल पेशेंट्स के थ्रू भी कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि किस टाइप की डिजीज में कौन सी मेडिसिन यूजफुल है और किस टाइप की डिजीज में कौन सी मेडिसिन यूजफुल नहीं है। तो यानी कि वन टाइम में हम बहुत सारे मेडिसिन को एक साथ ट्रायल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, ड्रग बास्केट मेथड मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू सिंगल ड्रग टेस्टिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती है और सिंगल ड्रग टेस्टिंग में एक मेडिसिन हमें टेस्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें केयरफुल सिलेक्शन की जरूरत होती है, मल्टीपल ड्रग की डोजिंग करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे लिए रिस्क है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये ड्रग इंट्रेक्शन और साइड इफेक्ट के रिस्क को बढ़ा देती है, जिससे जो हमारे लिए क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड इसमें आते हैं लिमिटेड नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज में यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारा अर्ली स्टेज ड्रग डेवलपमेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं ड्रग बास्केट मेथड में, ड्रग बास्केट मेथड को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा इफिकेसी है और जो हमारा सेफ्टी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू सिंगल ड्रग। ठीक है, इसमें जो टेस्टिंग मूवमेंट होता है उसका ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें जो सिलेक्शन होते हैं वो केयरफुल होता है, मल्टीपल डोज होती है। तो अगर हमें इसमें क्या है कि हमें अगर हम सिंगल ड्रग का ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें हमें पर्टिकुलर कम नॉलेज की जरूरत होगी, लेकिन अगर हम मल्टीपल ड्रग्स का ट्रायल करते हैं तो हमें हर मेडिसिन की नॉलेज होना जरूरी है, ड्यू टू सेफ्टी एंड ड्यू टू इफिकेसी। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, पर्टिकुलर हमारा कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या रहता है, चैलेंज रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ड्रग का सिलेक्शन में हमें चैलेंज रहेगा, उसके बाद उसको कितना डोज देना है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंज रहेगा। कॉस्ट, अब देखिए अगर सिंगल डोज का आप टेस्टिंग करते हो तो डेफिनेटली सी बात है कम कॉस्ट लगेगी, लेकिन अगर आप ड्रग बास्केट मेथड में मल्टीपल ड्रग्स को आप यूज कर रहे हो कॉम्बिनेशन में, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव जो है वो बढ़ेगा, मोर एक्सपेंसिव होगी एज कंपेयर टू सिंगल ड्रग। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पास डिसएडवांटेज है। अभी तक जो हमने बात की थी वो किया था हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। अब जो हमें बात करनी है कि हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड, उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट शो हैं, जैसे कि आईसीसीयू, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है, आईसीयू जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर और इमरजेंसी वार्ड। इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको प्रॉपर याद रहनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं। तो जो आईसीसीयू होते हैं उनमें ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई भी हार्ट डिजीज होती है, तो वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, उनको आईसीसीयू में शिफ्ट किया जाता है। हार्ट कंडीशन जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है
या फिर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, एक हार्ट फेलियर आया, तो ऐसी कंडीशंस के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनको आईसीसीयू में मतलब भर्ती करना होता है। सेकंड इसमें है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसमें वो पेशेंट्स आते हैं मेनली जो ये जो पर्टिकुलर होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ये लाइफ सपोर्ट के लिए होता है। जो पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार हैं, ठीक है, उनके लिए ये होता है। नियोनेटल इंटेंसिव केयर, नियोनेटल का मतलब होता है इन्फेंट्स, यानी कि जो प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो एनआईसीयू में होते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर कोई भी प्री मेच्योर बेबी है या कोई इन्फेंट्स है तो उसको किस में रखा जाता है, एनआईसीयू में रखा जाता है। नियोनेटल का मतलब क्या होता है, इन्फेंट्स या फिर प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में जब वो बॉर्न होते हैं तो आफ्टर द डिलीवरी अगर उनको कोई भी बीमारी होती है या फिर वो प्री मेच्योर होते हैं तो उनको कहाँ पे रखा जाएगा, एनआईसीयू में रखा जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड्स को आप सब जानते होंगे, कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाती है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में हम लोग इमरजेंसी वार्ड यूज करते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट जैसे कि हमें एकदम से पेशेंट्स को एडमिटेड कराना है तो हम इमरजेंसी वार्ड में उसको करा सकते हैं। तो इसको इमरजेंसी रूम भी बोला जाता है, इमरजेंसी वार्ड डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, या फिर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। तो इसमें जो भी फैसिलिटी होती है वो इमरजेंसी मेडिसिन जो होती है वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए होती है। यहाँ पे वही मेडिसिन रखी जाती हैं जो इमरजेंसी में काम आए, ठीक है। तो मेनली ये क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं। अब हमें बात करनी है कि इसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू, यानी कि इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। कोरोनरी केयर यूनिट में आपको पता होगा कि यहाँ पे वही पेशेंट रहते हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी रहती है, ठीक है। तो जो कोरोनरी केयर यूनिट था वो सबसे पहले 1960 में आया था। इसमें मेनली होता क्या है कि जो हाईली ट्रेन्ड पर्सन होते हैं वो उनके सुपरविजन में यहाँ पे काम होता है, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन यानी कि जिसको हम सीपीआर भी बोलते हैं वो यहाँ पे दिया जाता है। जितना भी मेडिकल इंटरवेंशन होते हैं यानी कि जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज की जो भी मेडिकल सर्विसेज होती है वो यहाँ पे प्रॉपर रहती है, जिसकी वजह से हम डेथ यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के द्वारा जितनी भी हमें डेथ होती है उसको हम कम से कम कर सके, ठीक है। पेशेंट्स इसमें मेनली वही पेशेंट्स रहते हैं जो हमारा क्या है क्रिटिकली अनवेल होते हैं, वही पेशेंट आईसीसीयू में एडमिटेड होते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें है, इसमें मेनली होता क्या है, जो हमारा आईसीसीयू होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब होता है जिसमें हमें जो हमारी हार्ट बीट है वो हमें शो होती है, या फिर कार्डियोग्राफिक मॉनिटर भी इसमें होता है। कंटिन्यूअस हम उसको देखते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट्स की हार्ट बीट पे क्या इफेक्ट शो है। तो ये क्या करता है, हार्ट रिदम हमें शो करता है, और ये क्या है की एलिमेंट है कोरोनरी ट्रीटमेंट का, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। अगर हम क्या है मॉनिटर के थ्रू ही हम अपने हार्ट की जो बीट है जो रिदम है उनको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल आइज से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो प्रॉपर जो एबिलिटी रहनी चाहिए वो टेलीमेट्री और कार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग की प्रॉपर रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें आता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से पेशेंट्स सर्वाइव करते हैं या फिर अनस्टेबल एंजाइना जिनको होते हैं, मेनली वो इस यूनिट में हमारा एडमिटेड होते हैं, ठीक है, आईसीसीयू में। उसके बाद जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन चांस होता है किसी भी हार्ट डिजीज को होने में या फिर डेथ होने के लिए, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्ट को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो आईसीसीयू डिपार्टमेंट है, तो WHO के अकॉर्डिंग जितनी भी इसेंशियल ड्रग है उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, और वही प्रॉपर क्या होता है मेडिकेशंस दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो जो हमारा आईसीसीयू होता है वहां पे हम उन मेडिसिन को रखते हैं जो WHO ने लिस्ट बनाई थी, ठीक है। जैसे कि एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन बहुत ज्यादा कॉमन प्रिस्क्रिप्शन होता है इस कंडीशन में, जो हार्ट जो कोरोनरी डिजीज है उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन मेडिकेशन है वो है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन वहां पे रहना ही चाहिए। कुछ और मेडिसिन भी यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे कि प्रोमेथाजाइन हो गया, हिपैरिन हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, मेटाप्रोलोल हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन है जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में रहनी चाहिए।
यहाँ पे जो ड्रग की लिस्ट है वो ड्रग है जो हमारा आईसीयू में यूज होते हैं, यानी कि इंटेंसिव केयर में यूज होते हैं। ठीक है, जब कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है और पेशेंट्स को तुरंत एडमिटेड करना पड़ता है और आईसीयू में रखना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो इसमें कुछ लिस्ट है, जैसे कि एडेनोसिन हो गया, एमाइड्रोन हो गया, एट्रोपिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, लिडोकेन हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया, सोटेलोल हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया। तो ये सारी की सारी मेडिसिन कौन सी है जो हमारा आईसीयू डिपार्टमेंट में ऑलरेडी रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू एनआईसीयू। एनआईसीयू क्या है? न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे आपका क्या है, बच्चे एडमिटेड रहते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जस्ट अभी बर्थ हुआ है, तो वो बच्चे यहाँ पे क्या है, एडमिटेड रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो बच्चे रहते हैं जिनके ऑर्गन अभी इनमेच्योर हैं या फिर उनको कोई बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की कंडीशन से की वजह से उनको कहाँ पे रखा जाता है? न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। सेकंड, इसमें पर्टिकुलर होता क्या है कि इस डिपार्टमेंट में जो मेडिकेशन का डोज है और लेवल है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। थर्ड, इसमें क्या है कि अगर उनको किसी भी टाइप का एडवर्स इफेक्ट शो होता है या कि उनको किसी एडिशनल मॉनिटरिंग की जरूरत है, तो वो जो पर्टिकुलर टीम है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोजर टू पोटेंशियल ड्रग इंट्रेक्शन इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेटेड विद एडीई ऑक्यूरेंस इन द एनआईसीयू, यानी कि अगर उनको कोई भी ड्रग इंट्रेक्शन होता है या फिर एडी क्या है? एडवर्स ड्रग इवेंट। अब एडवर्स ड्रग इवेंट आपको पता होगा कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन या जब भी हमें कोई डिजीज होती है, तो हमारा क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर होता है तो वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो मेनली एडीई का क्या मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट तो हो जाता है और उस पर्टिकुलर पैथोजन के साथ बाइंड हो जाते हैं, लेकिन वो उसको किल नहीं कर पाता। तो एडीई उसको बोला जाता है एडवर्स ड्रग इवेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर से आए हुए पैथोजन को किल नहीं कर पाता। तो अगर कुछ इस टाइप के कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क हैं तो उसके लिए भी वो एनआईसीयू में भर्ती होगा। ठीक है, तो एनआईसीयू में कुछ मेडिकेशंस है जो रखी जाती हैं, जो एडमिनिस्टर्ड होती है, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, फ्लोसेमाइड हो गया, डोपामिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, आइबुप्रोफेन हो गया, फ्लुकोनाजोल हो गया। तो ये मेडिसिन एनआईसीयू में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू इमरजेंसी वार्ड, यानी कि इमरजेंसी वार्ड में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है एरर कैन अकर इफ ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब द इनकरेक्ट मेडिकेशन, यानी कि अगर कोई भी फिजिशियन गलती से कोई भी इनकरेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है तो एरर कोज हो सकता है। ठीक है, इफ द प्रिस्क्रिप्शन इंटेंटेड बाय द डॉक्टर इज नॉट द कम्युनिकेट टू द फार्मेसी ड्यू टू एन इलीगली रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन और ए मिसहेड वर्बल ऑर्डर, यानी कि अगर कोई भी फिजिशियंस क्या करता है, प्रिस्क्राइब यानी कि प्रिस्क्रिप्शन ना देके कम्युनिकेट करते हैं, ऑरली कम्युनिकेट कर देता है या फिर वर्बल ऑर्डर दे देता है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? एरर के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें इनकरेक्ट मेडिसिन और इनकरेक्ट पेशेंट्स को दी जाती है। जैसे देनी किसी और पेशेंट्स को थी और दे दी किसी और पेशेंट्स को, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर वर्बल बताता है और एक नाम का पेशेंट, ऐसे भी हो सकता है कि एक नाम के दो पेशेंट हो वहाँ पे। ठीक है, तो आपने बोला था सोहन को, वहां पे सोहन 2 थे। ठीक है, दूसरे सोहन को चली गई वो मेडिसिन, तो ये भी क्या है? एरर है। इसीलिए क्या होता है, कभी भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो ओरली या वर्बल क्या है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते, वो रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जिससे कि फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट बैठा है उसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये सबसे बड़ा एरर है। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द वे टू ओवरकम दिस सिचुएशन वाज यूज इमरजेंसी, यानी कि अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी ट्रॉलीज यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रॉलीज क्या होती है? इमरजेंसी ट्रॉलीज वो होती है जो मेनली इमरजेंसी वार्ड में रखी रहती है। वहां पे जैसे सपोज करो हमने कोई गलत मेडिसिन से दी है तो उनके सब एंटीडोट्स वहां पे रहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी ट्रॉलीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हम पेशेंट्स को कोई भी गलत मेडिसिन से दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके एंटीडोट्स होते हैं, तो वो एंटीडोट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इमरजेंसी ट्रॉली से कोई आइटम्स या कोई ड्रग्स क्या है क्या हो गई है, खत्म हो गई है, मिस हुआ है, तो आप वहां पे फुलफिल करेंगे। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। और वो जो ट्रॉलीज है, इमरजेंसी ट्रॉलीज है, उसमें इतने प्रोडक्ट आप रखेंगे, इतनी मेडिसिन आप रखेंगे जो वहां पे जो मिसिंग थी वो
कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो हमें क्या है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी ट्रॉली को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वार्ड में कुछ इमरजेंसी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एड्रेनालिन हो गया जो पहले से वहां पे रहती हैं, सॉल्बिटामॉल हो गया, एट्रोपिन हो गया, फुरासेमाइड हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, लिडोकेन हो गया और मेडिकल ऑक्सीजन जो हमेशा जरूरी होती है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके नाम इसमें आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? ऐसे सिस्टम, ऐसे डिवाइसेस जो ड्रग डिस्पेंसिंग ऑटोमेटिकली करें। ठीक है, उसमें ह्यूमन बींग्स को कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ डाटा फिल करना है और अपना काम खुद से हो जाए। तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कुछ इस टाइप की डिवाइसेस रहती हैं जो ऑटोमेटिक अपना काम करती हैं, डिस्पेंसिंग करती हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होती है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होते हैं जिसमें एक्यूरेटली डिस्पेंसिंग मेडिकेशन होती हैं, यानी कि जो मेडिसिन का डिस्पेंस होगा पेशेंट्स को वो एक्यूरेटली होगा। ठीक है, ये मेनली हॉस्पिटल्स में पाया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेगा, फार्मेसीज में भी रहते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे सॉफ्टवेयर भी आए हैं जो डिस्पेंसिंग में हेल्प करते हैं और फार्मासिस्ट उनको यूज करते हैं। कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में होटल्स में भी क्या होते हैं, रोबोट्स होते हैं जो कस्टमर को फूड सर्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी होते हैं रोबोट जो सिर्फ आपको उसमें फिल करना है, वो खुद से ऑटोमेटिक जाके डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन पेशेंट्स को। उसके बाद कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जैसे कि उसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्वांटिटी और मेडिसिन का नाम भरते हैं, वो डायरेक्ट किसके पास पहुंच जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और फार्मासिस्ट वहां पे उसको अपना जो भी उसमें मेडिसिन लिखी है वो उनको देता है पेशेंट्स को। तो इसमें क्या है, जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम, बहुत रेयर हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें बात करते हैं रोबोटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम की। नेम से डिफाइन हो रहा है, इसमें जो होता है वो मेनली रोबोट यूज होते हैं जो क्या करते हैं, मेडिसिन डिस्पेंस करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ड्रग का नाम लिखना है, डोज लिखनी है, और ठीक है उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप स्पेसिफिक जगह पे जाके जहाँ पे भी उसको जाना है, जब भी उसको पेशेंट्स को डोज देनी है जो उसके आपने प्रोग्राम में फिल किया, जो आपने उसके कंप्यूटर में फिल किया है, वहां पे जाके वो दे देता है। तो इसमें एक एडवांटेजेस हमारे ये भी रहते हैं कि ये एक टाइम में मल्टीपल मेडिकेशंस को हैंडल कर सकता है, तो ये एडवांटेज है। ठीक है, और सेकंड इसमें आता है बारकोड स्कैनिंग सिस्टम। ये तो आपको नेम से डिफाइन हो रहा है। आज के टाइम में क्या है कि अगर आप पेमेंट भी करते हो तो आप बारकोड स्कैन करते हो, तुरंत उसमें क्या है, अमाउंट लिखी आ जाती है, आप पेमेंट कर देते हो। तो ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स में भी यूज होती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है, हर मेडिसिन पे क्या होता है, बारकोड लिखा रहता है, जिसकी वजह से हम उसको अगर स्कैन करते हो तो उसके बारे में सब कुछ, सारा डाटा हमारे फोन पे, हमारे लैपटॉप पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये भी यूज हम कर सकते हैं हॉस्पिटल, फार्मेसी में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, देख लेते एक बार क्या है, दी सिस्टम यूज बारकोड टेक्नोलॉजी टू इंश्योर दैट द करेक्ट मेडिकेशन इज डिस्पेंस्ड टू द राइट पेशेंट्स। ठीक है, इसमें मेनली दो टाइप के होते हैं, दोनों टाइप्स मैं आपको बताऊं। एक बारकोड स्कैन ये भी होता है कि हमारे फार्मेसी में भी इसको यूज किया जाता है। होता क्या है, मेनली कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं जो मेडिसिन की बारकोड को स्कैन करने के बाद उनको वहीं पे रख देती है जहां पे उनकी एक्चुअल जगह फार्मेसी में बनाई गई है। तो ये यूज करते हैं। उसके बाद बारकोड के थ्रू वो डिस्पेंस भी कर देती है और पर्टिकुलर राइट पर्सन को, राइट पेशेंट्स को वो डिस्पेंस करती है। तो ये भी है। ठीक है, तो दोनों बारकोड यूज होते हैं। ठीक है, कुछ बारकोड ऐसे होते हैं जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंप्यूटर में आपको टाइप करना है क्वांटिटी और जो भी मेडिसिन का नाम है वो स्कैन करती है और आपका मेडिकल स्टोर में उसी पर्टिकुलर जगह रख देती है। तो वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री कंट्रोल में काम आता है। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है कि पेशेंट्स जो है वो बारकोड को स्कैन करता है, उसके बाद मेडिसिन स्कैन होने के बाद इंश्योर कर लेते हैं कि मतलब जो पेशेंट्स होता है वो मेडिसिन को मैच कर सकता है कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन मेरे पास है या नहीं। तो इंश्योरिटी इसमें काफी होती है पेशेंट्स को। उसके बाद ऑटोमेटेड मेडिकेशन कैबिनेट, जो मैं अभी आपको बात कर रही थी, दीज सिस्टम आर सिमिलर टू वेंडिंग मशीन्स एंड आर ऑफन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। मेनली होता क्या है कि इसमें क्या होते रहते हैं, कैबिनेट रहते हैं, केबिन्स रहते हैं, जिनमें क्या रहता है, मेडिसिन रहती है। जो भी मेडिसिन हम उसमें फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली चैम्बर में पहुंच जाएगी। तो इसमें ये एक अच्छा सुटेबल प्रोग्राम होता है। इसमें आप प्रिस्क्रिप्शन को देने के बाद फार्मासिस्ट को या फार्मासिस्ट के साथ आने वाले को भागदौड़ नहीं करनी
करनी पड़ती। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है आप उसको पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में फिल कीजिए और ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन कैबिन ऑटोमेटिक मेडिकेशन कैबिनेट होता है वहां पे जाके वो प्रॉपर डिलीवर कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, इसमें हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है, खुद उठाता है मेडिसिन और खुद फिर आगे अपना डाल देते हैं। तो इसमें क्या रहते हैं, चैम्बर्स रहते हैं, इसमें कैबिनेट्स बने रहते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर 4 कैबिनेट्स है तो चारों से वो कनेक्टेड रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है, आपने अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन बनते हुए देखी हो तो वो मेडिसिन क्या करती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसमें भी होता है। आपने देखा होगा पैकेजिंग अलग होती है, ठीक है, लेबलिंग अलग होती है। तो हमें क्या करना है, मेडिसिन को पास करना है। तो पास करने का मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये नहीं है कि उनको कोई पर्सन लेके जाएगा, नहीं, वो मशीन्स पे रखे रहते हैं, वो खुद आगे 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 प्रोसीड होती रहती है। तो कुछ यही होता है ऑटोमेटिक मेडिकेशन कैबिनेट का भी, जिसमें पर्सन को बाय हैंड यूज नहीं करना पड़ता है। उसके बाद फार्मेसी डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या रहते हैं, जो पर्टिकुलर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें क्वांटिटी मेडिकेशन नेम ऑलरेडी हमारा उसमें मेंशंस होते हैं। तो सिर्फ हमें क्या है, हमें जस्ट उस पर क्लिक करना है और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं। दिस सिस्टम आर यूज्ड इन फार्मेसीज टू फिल प्रिस्क्रिप्शन। द सिस्टम कैन एक्यूरेटली काउंट एंड डिस्पेंस पिल्स एंड कैन ऑल्सो लेबल एंड पैकेजिंग द मेडिकेशन। यानी कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मेनली होता क्या है कि आप क्या कर दोगे, प्रिस्क्रिप्शन फिल कर दोगे तो वो काउंट भी करेगा और डिस्पेंस भी करेगा, पिल्स को लेबल भी करेगा और पैकेज भी करेगा। ठीक है, लेबलिंग और पैकेजिंग दोनों वो आपके सिस्टम में फिल होती रहेंगी। एक ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है कि आपको सिर्फ अपने बारकोड को स्कैन करना है, आपके सिस्टम में खुद एंट्री होती रहेगी, कितनी पिल्स है, कितने डब्बे में कौन सी दवाई है, वो सारी चीजें उसमें फिल, तो आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड देयर स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो स्टोरेज होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अदर मेडिसिन से अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक मेडिसिन है, अगर आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर अपने हॉस्पिटल और फार्मेसी में रखना है तो प्रॉपर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एज पर रूल। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा और मेडिसिन से अलग है। पर्पज एक बार देख लेते हैं मेनली। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है, उसका जो मेन पर्पस था वो था कंट्रोल ऑफ प्रोक्यूरमेंट, प्रॉपर स्टोरेज, डिस्पेंसिंग और रिकॉर्ड मेंटेन। यानी कि आप नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग का प्रॉपर डाटा आप रखोगे, आप डिस्पेंस करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो सारा का सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइसेंस। स्कोप मेनली होता क्या है कि जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, आपका दिल्ली नार्कोटिक ड्रग्स रूल्स, जो ठीक है, जो कब आया था, आपका 1985 में आया था, और जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो आपका 1940 में आया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर इस टाइप से रिलेटेड है, जो नार्कोटिक है, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उनकी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, डिस्पेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए, और अगर आप किसी को डिस्पेंस करते हैं तो आपके पास प्रॉपर डाटा यानी कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग बोथ का। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे होता है अंडर द रूल्स, यानी कि अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि पर्टिकुलर जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो प्रॉपर तरीके से लॉक रहने चाहिए। ठीक है, ऑल टाइम, यानी कि लॉक एंड की आप करें वो रहने चाहिए, आप ऐसे उसको खुले में नहीं रख सकते हो। सेकंड, आपको प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, कोई रिसीव होती है तब भी, और कोई आप अगर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू देते हैं तब भी आपके पास प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इसमें है नो अदर ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट विद नार्कोटिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जाके उसको क्या कर सकता है, ले सकता है या फिर दे सकता है। ठीक है, तो नार्कोटिक ड्रग को देने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर एक बंदा रहना चाहिए, ए वन पर्सन इज इंक्लूडेड।
यानी कि एक पर्सन आपके पास वहां पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के नार्कोटिक मेडिसिन को दे रहा है। थर्ड इसमें है कि आप जो पर्टिकुलर उसको बेचेंगे और जो उसको या फिर खरीदते हैं तो एक अनऑथोराइज्ड पर्सन वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पर्टिकुलर मेडिसिन रखनी है तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, और अगर कोई उसको खरीद रहा है तो उसके पास प्रॉपर फिजिशियंस का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ स्टोरेज कैपेसिटी थी इन पर्टिकुलर मेडिसिन की, क्योंकि इनका जो पर्टिकुलर मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को हम उसको ना दें। ठीक है, उसके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, आपका फिजिशियंस का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हम ऐसे ही खुले में नहीं रख सकते हैं, या फिर हम डिस्प्ले पे इसको नहीं लगा सकते, आपको वो प्रॉपर लॉक करके रखना है। लास्ट में हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग बास्केट मेथड, एंड फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट ICCU एंड NICU। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज फॉर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हमें बात करनी है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, बल्क कंपाउंडिंग, IV एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पैटिबिलिटीज, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.